So welcome back guys with this continuation on Fibonacci series part 2. Here we're going to discuss how to resolve the problem of excessive recursion through memoization. So let's start with Fibonacci series part 2. So if a function call itself by multiple times for the same value, then it will be a type of excessive recursion. Means अगर कोई भी एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है fib3, ये कॉलिंग हो रही है बार बार, ऐसे फंक्शन को हम एक्सेसिव रिकर्शन बोल रहे होंगे जब कोई भी फंक्शन सेम वैल्यू के लिए सेम वैल्यू पाने के लिए बार बार कॉलिंग हो रहा होगा, हमारा एक्सेसिव रिकर्शन होगा। ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेमोइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मेमोइजेशन क्या होता है? स्टोरिंग द डेटा ऑफ फंक्शन कॉल सो दैट दे कैन यूटिलाइज अगेन व्हेन इट नीडेड फॉर द सेम कॉल और अवॉइड एक्सेसिव कॉल्स कॉल्ड मेमोइजेशन। मीन्स अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि जो ये एक्सेसिव कॉल्स हैं, मीन्स जैसे fib3 को हमने बार बार कॉल किया है, fib2 को हमने बार बार कॉल किया है और सेम वैल्यू लाने के लिए, मीन्स fib2 यानी कि 1 वैल्यू लाने के लिए, fib3 यानी 2 वैल्यू लाने के लिए हम बार बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐसे को रिमूव करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे। उन टेक्निक्स को हम मेमोइजेशन का नाम देंगे। यहाँ पर हम एक ग्लोबल एरे यूज कर रहे होंगे। उस ग्लोबल एरे में हम एक काम करेंगे। वो काम क्या है कि जो भी फाइबोनेसी के n का जो वैल्यू आएगा, मीन्स फाइबोनेसी के nth टर्म का जो वैल्यू होगा, वो हम उस एरे के nth टर्म के वैल्यू में जाकर के स्टोर कर देंगे। मीन्स जैसे फाइबोनेसी 3 की जो वैल्यू आई है, जो कि हमारे पास 2 होगी, हम उस ग्लोबल एरे के 3 इंडेक्स पे जा करके और पुट कर देंगे। फिर जब कभी भी हमें दोबारा उसका यूज पड़ेगा तो हम डायरेक्ट वहीं से वैल्यू ले लेंगे और ये कॉलिंग करने की जो ज़रूरत पड़ी है, ये ज़रूरत हमारी कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बेटर हो जाएगा। हम इस कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैंने एक ग्लोबल एरे f नाम का डिफाइन कर दिया है। इस ग्लोबल एरे में मैंने सभी इंडेक्स पे -1 असाइन कर दिया। मीन्स अभी हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है। मैंने मेन फंक्शन को कॉल किया। मेन फंक्शन में उस एरे के सभी इंडेक्स पे मैंने -1 डिफाइन कर दिया था। अब क्योंकि वो हमारा ग्लोबल एरे था और मैंने मान लो उसका बाय डिफॉल्ट साइज 10 ले लिया था, मैंने लूप चलाया 0 to 10 तक, <10 तक, और मैंने सभी इंडेक्स पे -1 जा करके और पुट कर दिया है। अब ये प्रिंटफ करना चाह रहा है। प्रिंटफ क्या करना चाह रहा है कि फाइबोनेसी फंक्शन को 5 के साथ में कॉल करके, मीन्स फाइबोनेसी सीरीज के 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करना चाह रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया कि फाइबोनेसी फंक्शन को इसने 5 के साथ में कॉलिंग की है। जब फाइबोनेसी फंक्शन को 5 के साथ में कॉलिंग करेगा तो हमारे n की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी हमारे स्टैक में n = 5 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है। अब अंदर आएगा। अंदर इसने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर हमारा इंडेक्स 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए, 0 के लिए हमारे फाइबोनेसी सीरीज की वैल्यू 0 होती है, 1 के लिए 1 होती है। अगर ये दोनों कुछ भी हो जाएगा तो हम सेम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करना चाहेंगे। यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी तो हम रिटर्न कर देंगे सेम वैल्यू को। अगर n हमारा 0 हुआ तो 0 रिटर्न करेंगे, n हमारा 1 हुआ तो हम 1 रिटर्न करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने n रिटर्न कर दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स पार्ट में चलेंगे। एल्स पार्ट में देखेंगे कंडीशन हमारी फॉल्स हुई n = 5 के लिए। एल्स पार्ट में आए। एल्स पार्ट में इसने चेक किया, क्या चेक किया कि जो हमारा एरे था, एरे के 5 - 2 मीन्स 3 इंडेक्स पे क्या -1 है। एरे के 3 इंडेक्स पे हमारा बिल्कुल -1 है। अगर -1 होता है ये इस वैल्यू को चेंज करना चाहेगा। चेंज कैसे करेगा? जो फाइबोनेसी में n-2 के साथ में कॉलिंग करने पे जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पे ला करके और स्टोर कर देगा। अब ये फाइबोनेसी को n-2 के साथ में कॉल करेगा। n-2 मीन्स 5 - 2 यानी 3 के साथ में कॉल करेगा। हमारा ये वाला फंक्शन फाइबोनेसी 3 को कॉल कर रहा है। जब फाइबोनेसी 3 को कॉल कर रहा होगा तो हमारे n की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि n = 3 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में
पुश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अब 3 के लिए कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या थी? 3 लेस इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो अभी एल्स पार्ट में है। एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने कंडीशन चेक किया। कंडीशन क्या था कि जो हमारा एरे है, एरे में 3 - 1 मीन्स 1 पे क्या हमारा -1 है। सो एरे के 1 पे हमारा बिल्कुल -1 है। सो अगर जब -1 हो जाएगा तो ये इस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहेगा, मीन्स 1 की वैल्यू चेंज करना चाहेगा। सो जो हमारा f है, एरे है, इसमें 1 के साथ में जब ये देख रहा होगा, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे जब देख रहा होगा, सो फाइबोनाची 3 - 2 यानी 1 के साथ में कॉल करेगा। जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे स्टोर कर देगा, मीन्स जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे ला करके और पुट कर देगा। सो यहाँ पे n की वैल्यू अब आ चुकी है 1। सो n इक्वल 1 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में अब पुश हो चुका है, मीन्स ऊपर से आकर के और हमारे स्टैक में आ चुका है। n इक्वल 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ गया। सो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। कंडीशन चेक हुआ, n लेस इक्वल 1, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कभी भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा सो ये इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा होगा और यहाँ पे एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 1 को असाइन कर देगा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक नई वैल्यू आ चुकी है जो कि होगी हमारे पास 1। सो यहाँ पे हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई है, दैट इज 1। सो यहाँ पे 1 आ गया है। अब क्या करेगा? अब ये वापस से, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, सो ये पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट होने के बाद हमारे स्टैक में अब क्या है? हमारे स्टैक के टॉप में अब n इक्वल 3 है। n इक्वल 3 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंपाइलर है वो n इक्वल 3 वाले फंक्शन कॉलिंग पे चला जाएगा। सो n इक्वल 3 वाला फंक्शन कॉलिंग यानी fib3 के पास चला जा चुका है। अब यहाँ पे एक काम तो हमारा पूरा हो चुका है। सो अब ये दूसरे काम के लिए कंटिन्यू करेगा। सो अभी n इक्वल 3 के लिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू कर रहा होगा। कंटिन्यू के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि अगर f में 3 - 2 3 - 1 यानी कि f2 की वैल्यू के हमारे पास -1 है, बिल्कुल f2 की वैल्यू हमारे पास -1 है। सो अब ये क्या करेगा कि अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, मीन्स f3 - 1 यानी f2 पे जो वैल्यू होगी उसको चेंज करना चाहेगा। किस वैल्यू के साथ में? फाइबोनाची के 2 के साथ में, मीन्स 3 - 1 के साथ में कॉलिंग करने पे जो कुछ भी आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे ये लाना चाह रहा होगा। सो अब क्या करेगा? फाइबोनाची को n - 1 मीन्स 3 - 1 यानी कि फाइबोनाची 1 के साथ में कॉलिंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ चुकी है और n इक्वल 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में अब पुश हो रहा होगा। सो n इक्वल 2 का हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो चुका है, यानी कि फिर 2 को कॉलिंग कर चुका है ये। सो 2 के लिए कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहा। तो कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या है? जो हमारा एरे है, एरे में 2 - 2 यानी 0 पे क्या हमारा -1 है? बिल्कुल, एरे के 0th इंडेक्स में हमारा -1 है। सो अभी क्या करेगा? इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहेगा। इस और कैसे चेंज करेगा? चेंज करने के लिए ये फाइबोनाची फंक्शन को n - 2 के साथ में कॉलिंग करेगा। n - 2 मीन्स 2 - 2 के साथ में कॉलिंग करेगा। सो ये फाइबोनाची फंक्शन को 2 - 2 यानी 0 के साथ में कॉलिंग करेगा। सो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल 0 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक में अब पुश हो रहा होगा। सो n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुआ। देन आफ्टर कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन कैसे चेक हुआ? 0 लेस इक्वल 1, कंडीशन ट्रू हो गया। सो क्या करेगा कि f के यानी कि जो ग्लोबल एरे है उसके 0th इंडेक्स पे वो n की वैल्यू यानी 0 असाइन कर देगा। मीन्स यहाँ पे जो -1 है यहाँ पे इसकी जगह पे ये 0 असाइन कर देगा। तो यहाँ पे एक नई वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 0। सो हमारा जो एरे है उसका 0th इंडेक्स फिक्स हो चुका है जो कि 0 है, उसका फर्स्ट इंडेक्स फिक्स हो चुका है जो कि 1 है। सो n इक्वल 0 का काम खत्म हो चुका है। सो हमारे स्टैक से भी ये पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट होने के बाद में अब हमारे स्टैक के टॉप में क्या बचा? स्टैक के टॉप में बचा n इक्वल 2। सो हमारा कंपाइलर n इक्वल 2 वाले फंक्शन कॉल पे चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद में उससे एक वैल्यू तो पता चल चुकी है जो कि 0 है। अब दूसरी वैल्यू के लिए वो फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
सो n इक्वल 2 के लिए यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज लाइन नंबर 4। इस पे आने के बाद में फिर से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या था, एफ n माइनस 1 मीन्स एफ 2 माइनस 1 मीन्स एफ 1 की क्या वैल्यू -1 है, एफ 1 की वैल्यू हमारे पास -1 नहीं है, हमारे पास 1 है। सो कंडीशन फॉल्स हो गया। अभी रिटर्न करना चाहेगा, क्या चीज रिटर्न करना चाहेगा, एफ 2 माइनस 2 मीन्स एफ 0 की वैल्यू जो कि 0 है, और एफ 2 माइनस 1 मीन्स एफ 1 की वैल्यू जो कि 1 है। इन दोनों का समीशन करके और रिटर्न कर देगा। इन दोनों का समीशन क्या जाएगा, 0 + 1 मीन्स 1। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो हमारा फंक्शन था मीन्स फिब 2 वाला जो फंक्शन था, इसके पास में जो वैल्यू है वो आ चुकी है। अब हमारे पास 0 + 1 मीन्स 1। सो अब हमारा फिब 2 का काम अब खत्म हो चुका है, इसके पास वैल्यू भी आ चुकी है 1। सो हमारा n इक्वल 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था अब ये पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट होने के बाद में हमारे स्टैक के टॉप में अब n इक्वल 3 दिख रहा है। सो हमारा कंपाइलर अब n इक्वल 3 वाले कॉलिंग पे चला जाएगा। सो n इक्वल 3 वाले कॉलिंग पे मीन्स फिब 3 के पास में चला जाएगा, और फिब 3 के बाद पास जाने के बाद वो पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगा। सो फिब 3 तक हम इस वाले इफ को देख चुके थे, इस वाले इफ को देख चुके थे। अभी रिटर्न स्टेटमेंट फिब 3 के लिए बाकी है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा, एफ 3 माइनस 2 मीन्स F1 माइनस 2 मीन्स F1, और Fn माइनस 2 की जो वैल्यू है जो कि हमारे पास आ चुकी है 1। तो इन दोनों जो वैल्यू है उनका समेशन करने के बाद में ये रिटर्न कर देगा। मीन्स फिब 3 के पास में अब जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। सो यहाँ पे फिब 3 का काम भी हमारा खत्म हो चुका है। सो फिब 3 का जो काम था जो कि था कि वैल्यू निकालना, सो ये अब पॉप आउट हो जाएगा हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड से। सो अब इसका काम खत्म हो चुका। अब हमारा कंपाइलर n इक्वल 5 पे पहुंच जाएगा। n इक्वल 5 पे पहुंचने के बाद में वो देखेगा कि जो हमारा एक काम खत्म हो चुका है और अब दूसरे काम की तरफ वो बढ़ जाएगा। सो हमारा कंपाइलर जो कि फिब 5 पे होगा वो देखेगा कि हमारा यहाँ तक काम खत्म हो चुका है, अब वो आगे प्रोसीड करेगा। आगे प्रोसीड कैसे करेगा, कंडीशन चेक होगा। कंडीशन कैसे चेक होगा कि 5 माइनस 1 मीन्स F4 की क्या वैल्यू हमारे पास -1 है, बिल्कुल F4 की वैल्यू हमारे पास -1 है। सो ऐसे कंडीशन के लिए वो इफ वाले स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पे F5 माइनस 1 मीन्स F4 की वैल्यू को वो चेंज करना चाहेगा, किसके साथ में, फाइबोनेची फंक्शन को 5 माइनस 1 मीन्स 4 के साथ में कॉलिंग करने के बाद में जो कुछ भी आएगा उसके साथ में ये वैल्यू को अब चेंज करेगा। सो यहाँ पे फाइबोनेची 4 को कॉल करेगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ चुकी है। इसका मतलब हुआ कि n इक्वल 4 का हमारा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो हमारे स्टैक पे पुश हो जाएगा। देन n इक्वल 4 के लिए कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन क्या था, 4 लेस इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने कंडीशन चेक किया। कंडीशन क्या था कि f के 4 माइनस 2 मीन्स 2 में क्या हमारा -1 है। सो f के 2 में हमारा -1 नहीं है। सो इस वाले इफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मीन्स जो ये वाला हमारा कॉलिंग था ये अब नहीं होगा। सो इसके बाद का जो कुछ भी कॉलिंग होना था वो अब नहीं हो रहा है। अब क्या करेगा, अगले इफ पे आएगा। अगले इफ पे आने के बाद में इसने कंडीशन चेक किया। Fn-1 मीन्स F3 की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, नहीं, F3 की वैल्यू हमारे पास 2 है जो कि यहाँ से ऑलरेडी मिल चुकी थी। सो F3 की वैल्यू हमारे पास 2 ऑलरेडी है। सो अब इस वाले फंक्शन को भी ये कॉल नहीं करेगा, मीन्स ये वाला जो पूरा का पूरा कॉलिंग था इसका टाइम हमारा अब बच चुका है। सो अब ये रिटर्न करना चाहेगा। रिटर्न क्या करना चाहेगा कि Fn-2 मीन्स F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू को ये सम करके और वापस पेरेंट के पास में भेजना चाहेगा। सो F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, F3 की वैल्यू हमारे पास 2 है। सो 1 + 2 यानी कि 3।
अब 3 को ये अपने पेरेंट के पास भेजना चाहेगा, उससे जस्ट पहले यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और हमारा n=4 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो अब पॉप आउट हो रहा होगा। सो अब हमारा कंपाइलर n=5 वाले कॉलिंग पे चला जाएगा। सो यहाँ पे फिर 5 की वैल्यू के पास हमारा कंपाइलर आ चुका है, मीन्स अब इस वाली कॉलिंग को देखेगा। सो इस वाली कॉलिंग के लिए हमारा ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका था, हमारा ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका था। सो वो लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न के पास आएगा। रिटर्न के पास आने के बाद उसने क्या करेगा कि f में 5-2 यानी कि 3 में जो कुछ भी वैल्यू थी, सो f3 की जो कुछ भी वैल्यू थी मीन्स 2, और जो f5-1 मीन्स f4 की जो कुछ भी वैल्यू थी मीन्स 3, उन दोनों का समेशन करेगा मीन्स 2 + 3 होगा यानी कि 5 होगा। इस 5 को रिटर्न करना चाहेगा, मीन्स ये जो हमारा 5 है इसके पास वैल्यू आ चुकी है 5, ये इसे रिटर्न करना चाहेगा। अब रिटर्न किसके साथ में करेगा? सो यहाँ पे जो इंट है इसके साथ में रिटर्न करेगा और ये मेन से जो हमारा स्टेटमेंट था ये बाहर आ जाएगा फंक्शन से, भी मेन पे आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से n=5 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो चुका होगा। तो हमारा जो स्टैक है अब वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। सो मेन फंक्शन में आने के बाद में ये वापस से प्रिंट कर देगा किस वैल्यू को? जो यहाँ पे वैल्यू मिली थी, मीन्स 5 की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 है। सो यहाँ पे वैल्यू भी हमारी चेंज हो रही होगी उसी टाइम पर जो कि 5 है। सो अब ये वैल्यू हमारा रिटर्न कर देगा 5। सो हम इस तरह से फाइबोनेसी फंक्शन का यूज करके और जो एक्सेसिव कॉल्स थे हमारे जो कि बार बार कॉल हो रहे थे उनको मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैंने f का भी यूज किया है। f हमारा एक ग्लोबल एरे था। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज करना हमारा मेमोइजेशन होता है। मेमोइजेशन बोलता है कि आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे हमारे जो एक्सेसिव कॉल्स हैं वो हमारे कम हो सके। सो यहाँ पे उस मेथड के लिए मैंने एक ग्लोबल एरे का यूज किया। सो अगर हम इस फंक्शन को एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले फाइबोनेसी को 5 के साथ में कॉलिंग करी गई। फाइबोनेसी को 5 के साथ में कॉल किया। 5 के साथ में कॉल करने के बाद में इसने कंडीशन चेक किया। कंडीशन क्या था कि हमारा जो 5-2 है मीन्स जो हमारा f3 है उसकी वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, उस टाइम पे -1 रही होगी। सो यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में इसने f3 की वैल्यू निकाल करके और यहाँ पे डालना चाहा। सो इसके लिए जो है इसने f3 को कॉल किया। सो यहाँ पे n3 के साथ में कॉलिंग हुई, कंडीशन वगैरह चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद में यहाँ पे fib1 की वैल्यू निकाली। fib1 की वैल्यू निकाल करके जो वैल्यू आई 1, और फिर इसके साथ में यानी fib2 की वैल्यू निकाली। और fib2 की वैल्यू के लिए इसने वापस से कॉलिंग किया n-2 मीन्स fib0 और fib1 की वैल्यू के साथ में। सो यहाँ से fib0 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, fib1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सो इन दोनों का समेशन होगा। समेशन होने के बाद में fib2 के पास से वैल्यू चली गई, जो हमारा इंडेक्स था 2 वहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 आ चुका है। अब क्या करेगा? अब ये वापस से अपने पेरेंट के पास जाएगा। इसके पेरेंट के पास में क्या चीज़ जाएगा? वो जाएगा 1 + 2 की वैल्यू। सो यहाँ से 1 + 2 की जो वैल्यू है मीन्स 1 और 1 की जो वैल्यू है 2, वो यहाँ पे जा करके हमारा चेंज हो जाएगा और इसके पास वैल्यू आ चुकी होगी हमारे पास 2। सो अभी वापस से अपने पेरेंट के पास गया। अब पेरेंट के पास एक और काम बाकी था जो कि इसको कॉलिंग करना था। सो इसने fib4 को कॉलिंग किया। अब n=4 के लिए कंडीशंस चेक हुआ। कंडीशंस चेक होने के बाद में इसने n-2 के साथ में कॉलिंग करी, n-1 के साथ में कॉलिंग करी, क्योंकि हमारे पास fib2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है जो कि हमारा 1 है, और fib3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है जो कि हमारा 2 है। सो 1 और 2 को ऐड करने के बाद में हमारा f4 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगा हमारा 3। सो यहाँ पे fib4 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि 3 है। सो यहाँ से वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी थी, यहाँ से वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब इन दोनों का समेशन करने के बाद में जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ये fib5 में पास कर देगा। सो हमारे fib5 की वैल्यू इस तरह से 5 आ चुकी है जो कि यहाँ पे हमारा चेंज भी हो गया था। सो जो ये वाली एट लास्ट वैल्यू है इस वैल्यू को ये उठा करके और रिटर्न कर देगा। सो इस तरह से हमारा फंक्शन कॉलिंग हुआ और फंक्शन कॉलिंग के बाद में इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमारा आंसर 5 आ गया है।
सो दैट्स ऑल अबाउट फाइबोनाची सीरीज। सो होप आपके रिकर्शन के जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है सो आप उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।